आज हम पढ़ेंगे 9th का पहला लेसन, हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। अपने चारों ओर नज़र दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नज़र आती हैं, जिनका आकार, आकृति और बनावट अलग अलग होता है। इस विषय में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया। जिस हवा में हम श्वास लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे और पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद या रेत का एक कण, ये सभी पदार्थ हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि ऊपर लिखी सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है और ये कुछ स्थान घेरती हैं। अब अपने इसमें पढ़ा था कि पदार्थ कहते किसे हैं। पदार्थ होता है जो वस्तु जिस सामग्री से बनी हुई है उसे हम पदार्थ कहते हैं, यानी कि प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी है उसे पदार्थ कहते हैं। पदार्थ के लिए क्या शर्त क्या है? सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होना चाहिए और उसका आयतन होना चाहिए। प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता रहा है। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ की 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया, जिसे पंचतत्व कहा जाता है। ये पंचतत्व है वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। उनके अनुसार इन्हीं पंचतत्वों से सभी वस्तुएं बनी हैं, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव। इसमें आपने पढ़ा कि जो फिलोसफर थे, उन्होंने, भारत के जो प्राचीन फिलोसफर, उन्होंने पदार्थ को 5 तत्वों में बांटा है। ये 5 तत्व जो हैं वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश हैं। इनके अनुसार ये जो 5 तत्व हैं, इसी से ही सभी वस्तुएं बनी हैं, चाहे सजीव हो या निर्जीव। उस समय के यूनानी दार्शनिकों ने भी पदार्थ को इसी प्रकार वर्गीकृत किया। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार से वर्गीकृत किया है। अब अपने पढ़ना है, इसमें अपने जो 9th में है, भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के बारे में पढ़ना है। बाकी रासायनिक गुण जो आगे वाली क्लास में पढ़ना है, इसमें नहीं है, अपने अभी है भौतिक गुणों के आधार पर। पदार्थ का भौतिक स्वरूप। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में 2 विचारधाराएं प्रचलित थी। एक विचारधारा का यह मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होते हैं, परंतु अन्य विचारधारा का यह मानना था कि पदार्थ रेत की तरह के कणों से मिलकर बने होते हैं। आइए एक क्रियाकलाप यानी कि एक्टिविटी के द्वारा पदार्थ के स्वरूप के बारे में ये निर्णय करते हैं कि ये सतत है या कणों से मिलकर बने हुए हैं। एक 100 ml का बीकर लिया और उसे आधा अपने जल से भर लेते हैं। ये आधा अपने इसको जल से भर लिया। जल से भरने के बाद इसमें अपने इसका लेवल लगा लेते हैं, मार्कर से अपने इसका लेवल लगा लेते हैं जहां तक जल भरा हुआ है। ये बीकर नीचे दिखा रखे हैं अपने। अब इसमें 1 चम्मच चीनी या नमक ऐड कर देते हैं। या तो अपने चीनी ले सकते हैं या नमक, इसको ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद इसको अब अपने एक कांच की ग्लास रोड होती है, उससे अपने इसको मिक्स कर लेते हैं, हिला लेते हैं कांच की रोड से, और अपने इसके जल के स्तर में बदलाव को देखते हैं। तो इसमें से जल के स्तर के बदलाव को देखने पर कुछ प्रश्न अपने माइंड में आते हैं, जैसे नमक या चीनी का क्या हुआ, ये कहाँ गायब हो गई। जल में नमक या चीनी को घोलने पर इनके कण जल के कणों के बीच स्थित रिक्त स्थान होता है, उसमें समावेशित यानी कि एडजस्ट हो जाते हैं तथा दिखाई नहीं देते हैं। क्या जल के स्तर में कोई बदलाव आता है? जल के स्तर में बदलाव नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि चीनी या जो नमक के कण है, जो जल के कणों के बीच रिक्त स्थान था, उसमें समावेशित हो गए थे। पदार्थ के ये कण कितने छोटे होते हैं?
पदार्थ के ये कण अत्यंत छोटे होते हैं, इसके लिए ये अपनी एक एक्टिविटी कर रहे हैं। 100 ml पानी को एक बिक्कर में लिया और उसमें 2-3 क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट के मिला लेते हैं। अब इस घोल में से 10 ml घोल एक टेस्ट ट्यूब परखनली में लेते हैं। अब एक बिक्कर में 90 ml जल लेते हैं, उसमें 10 ml ये जो घोल लिया था टेस्ट ट्यूब में वो मिक्स कर देते हैं। अब फिर इसी में से 10 ml फिर घोल लेते हैं और 90 ml जल में फिर इसको मिक्स कर देते हैं। इस तरीके से ये जो प्रोसेस है 2 से लेकर 8-9 बार तक दोहराते हैं अपने। तो इसमें अपने क्या देखते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के एक क्रिस्टल में कितने सूक्ष्म कण हैं। तो पोटेशियम परमैंगनेट के एक क्रिस्टल में बहुत से सूक्ष्म कण होते हैं तथा ये कण भी अत्यंत छोटे छोटे कणों से एक सीमा तक विभाजित किए जा सकते हैं। यदि अपने इसमें जल का रंग देखें तो जल का रंग धीरे धीरे हल्का होता जाता है, फिर भी जल रंगीन ही रहता है। के कणों के अभिलाक्षणिक गुण, पहला है पदार्थ के कणों के बीच रिक्ति स्थान होता है। दूसरा है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। तीसरा है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्ति स्थान होता है। ये अपने एक्टिविटी 1.1 व 1.2 में नमक व पोटेशियम परमैंगनेट के कण समान रूप से पानी में वितरित हो गए। इन क्रियाकलापों से यह निष्कर्ष निकलता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्ति स्थान होता है। अब अगली एक्टिविटी है जिसमें पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। इसके लिए जो एक्टिविटी 3 है, अपनी कक्षा है, कक्षा के किसी कोने में एक बुझी हुई अगरबत्ती रख दें तो उसकी सुगंध लेने के लिए अपने को उसके पास जाना पड़ेगा। यदि यही अगरबत्ती जल रही हो तो इसकी सुगंध दूर से ही अपने पास आ जाती है। इस एक्टिविटी से ये प्रदर्शित होता है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। 4 है जो जल से भरे 2 गिलास लें। पहले गिलास में 1 बूंद लाल या नीली स्याही की डालते हैं और दूसरे में शहद की बूंद डालते हैं और प्रेक्षण करते हैं तो स्याही जल में तुरंत ही फैल जाती है, जबकि शहद को उसमें फैलने में समय लगता है। इसके बाद एक्टिविटी 5 है। इसमें भी 2 ग्लास लेने हैं, एक में ठंडा पानी लेना है और दूसरे में गर्म पानी लेना है। अब दोनों में ही एक एक क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट के डालते हैं तो हम देखते हैं कि गर्म जल वाले गिलास में पानी जो है जल्दी रंगीन हो जाता है। अब कुछ प्रश्न हैं, जैसे पहला प्रश्न है, क्या पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं? हाँ, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं क्योंकि इसमें गतिज ऊर्जा होती है। तापमान का पदार्थ के कणों की गतिशीलता पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर है इसका, तापमान बढ़ने से पदार्थ के कणों की गतिशीलता भी बढ़ जाती है। आगे वाला प्रश्न है, पदार्थ के कण अपने आप अंतःमिश्रित क्यों हो जाते हैं? क्योंकि पदार्थ के कणों के बीच रिक्ति स्थान होता है। इन रिक्ति स्थानों में कणों का समावेश के कारण ही अंतःमिश्रित हो जाते हैं। फिर विसरण की परिभाषा दीजिए। 2 विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। ये इम्पोर्टेंट परिभाषा है। विसरण की परिभाषा, 2 विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। विसरण जो है, गतिज ऊर्जा जैसे ही तापमान देंगे तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो विसरण की दर भी बढ़ जाती है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसके लिए एक्टिविटी है 6। इसमें क्या है कि एक खेल का मैदान है। आगे बताए गए इसमें 4 समूह बनाए गए हैं। मानव श्रृंखला के 4 समूह बनाए हैं। पहला समूह जो है बिहू नृतकों की तरह एक दूसरे को पीछे से कसकर पकड़ा हुआ है, जैसा ये चित्र में दिखाया हुआ है। दूसरा जो समूह है उसने एक दूसरे के हाथ पकड़कर मानव श्रृंखला बनाई हुई है।
और तीसरे समूह में केवल उंगली के सिरे से छूकर एक श्रृंखला बना दी गई है। जो चौथा समूह है, चौथे वाला समूह, इन तीनों मानव श्रृंखलाओं को तोड़कर छोटे समूहों में बांटने का प्रयास करता है। तो इस एक्टिविटी में देखते हैं कि प्रत्येक समूह में उपस्थित व्यक्तियों को यदि अपने कणों के रूप में माना जाए तो किस समूह के कणों को आपस में सर्वाधिक बल लग रहा है। तो इसमें देखते हैं कि प्रथम समूह में सर्वाधिक बल लग रहा है, क्योंकि इसमें प्रत्येक व्यक्ति ने एक दूसरे को पीछे से कसकर पकड़ रखा है। अतः प्रत्येक पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है जो कणों को एक साथ रखता है। एक्टिविटी 7, एक लोहे की कील, एक चौक का टुकड़ा एवं एक रबड़ बैंड लेकर इन पर हथौड़ा मारकर, काटकर या खींचकर उसे तोड़ने का प्रयास करते हैं। तो इस क्रियाविधि में अपने देखते हैं कि तीनों में से जो है लोहे के कील के कण अधिक आकर्षण बल से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जो आसानी से नहीं टूटते हैं। एक्टिविटी 1.8, इसमें जल का नल खोलकर जल की धार को अपनी उंगली से काटने का प्रयास करते हैं। तो क्या जल की धार कटती है? जल की धार नहीं कटती है। जल की धार न कटने का क्या कारण है? जल की धार न कटने का कारण है क्योंकि जल के कणों के बीच आकर्षण बल अधिक है। इसी कारण जल की धार उंगली के बीच में से नहीं कटती है। अब पाठ्य पुस्तक के प्रश्न करते हैं अपने। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन से पदार्थ हैं? कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, शीतल, पेय, इत्र की सुगंध। अब इसमें से अपने पदार्थ बताने हैं। पदार्थ में देखें, वायु है, वायु के बाद स्नेह नहीं होता, उसके बाद गंध भी नहीं होती, घृणा भी नहीं होती, बादाम ये भी एक पदार्थ है, विचार नहीं होते, उसके बाद शीतल पेय ये भी पदार्थ में आता है। अब सेकंड प्रश्न है जो इसमें है, गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अपने पढ़ चुके हैं कि पदार्थ के कण सदैव गतिशील रहते हैं और जैसे ही तापमान बढ़ता है, तापमान बढ़ने पर कणों की गति भी तेज हो जाती है। तो जैसे ही गति बढ़ेगी तो खाने की गंध विसरण विधि द्वारा हम तक पहुंच जाती है। गर्म खाने का तापमान अधिक होने के कारण विसरण की दर जो है ठंडे खाने की अपेक्षा अधिक होती है, अतः कई मीटर दूर से ही गंध हम तक पहुंच जाती है। इस प्रश्न में आपने देखा कि जो पदार्थ के कण गतिशील हैं और जैसे ही टेम्परेचर यानी कि तापमान बढ़ाएंगे तो गति बढ़ेगी तो विसरण की दर जो है तापमान बढ़ने के कारण तेज हो जाती है, जिसके कारण दूर बैठे ही हमारे पास खाने की गंध पहुंच जाती है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ में कौन सा गुण प्रेक्षित होता है? स्विमिंग पूल में भी पानी के कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल गोताखोर के द्वारा लगाए गए बल से कम होता है, जिसके कारण गोताखोर पानी को काट पाता है। फिर आगे जो चौथा प्रश्न है, पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं हैं? पदार्थ के कणों की 3 विशेषताएं हैं, तीनों ही अपने पढ़ चुके हैं। पहला है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। दूसरा है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। तीसरा है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब अपने पढ़ना है पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की ये अवस्थाएं उनके कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होती हैं। अब हम पदार्थ के तीनों अवस्थाओं के गुणों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। पहला है ठोस अवस्था, जिसमें ये एक एक्टिविटी दी गई है, निम्न वस्तुओं को एकत्रित करना है, जिनमें से पेन है, किताब है, सुई है, लकड़ी की छड़। इन वस्तुओं के चारों ओर पेंसिल घुमाकर इनके आकार का रेखा चित्र बनाते हैं तो इन सभी का निश्चित आकार आता है, स्पष्ट सीमाएं होती हैं, स्थिर आयतन होता है। उपरोक्त सभी उदाहरण ठोस के हैं। हम देख सकते हैं कि इन सभी का आकार निश्चित,
स्पष्ट सीमा तथा स्थिर आयतन यानी कि नगण्य संपीड़ितता होती है। बाह्य बल लगाने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं। बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं लेकिन इनका आकार नहीं बदलता है, इसलिए ये दृढ़ होते हैं। अब इसमें से कुछ क्वेश्चन बनते हैं। रबर बैंड को क्या हम ठोस कह सकते हैं? क्या खींचकर इसका आकार बदला जा सकता है? आंसर है इसका बाह्य बल लगाने पर रबर बैंड का आकार बदलता है तथा बल को हटा लेने पर यह पुनः उसी आकार में आ जाता है, परंतु ये एक सीमा से अधिक बल लगाने पर यह टूट जाता है। अतः रबर बैंड को ठोस कह सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, चीनी व नमक को जिस बर्तन में रखा जाता है वे उसी बर्तन के आकार को ग्रहण कर लेते हैं। क्या ये ठोस हैं? ये सभी ठोस हैं क्योंकि इन्हें किसी प्लेट या जार में रखने पर इनके क्रिस्टलों के आकार में परिवर्तन नहीं होता है। अगला प्रश्न है, स्पंज एक ठोस है परंतु फिर भी इसका आकार संपीड़न संभव है, क्यों? स्पंज में बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनमें वायु भरी होती है। जब हम स्पंज को दबाते हैं तो उसमें भरी वायु बाहर निकल जाती है, इसी कारण स्पंज का संपीड़न संभव हो जाता है। अब अपने पढ़ना है द्रव अवस्था। इसमें एक्टिविटी 10 है, जो जल, खाना पकाने का तेल हो गया, दूध, जूस व शीतल पेय को इकट्ठा करते हैं। विभिन्न आकारों के बर्तन लेकर प्रयोगशाला में मापक सिलेंडरों द्वारा इन बर्तनों में 50 ml पर निशान लगा लेते हैं। तब कुछ प्रश्न बन रहे हैं इसमें। इन द्रवों को यदि फर्श पर डाल दिया जाए तो क्या होगा? फर्श पर डालने पर ये सभी द्रव बहने लगते हैं, परंतु इनके गाढ़ेपन व पतलेपन के कारण बहने का वेग अलग अलग होता है। दूसरा प्रश्न है, यदि किसी द्रव का 50 ml मापकर विभिन्न बर्तनों में क्रमशः एक एक करके डाला जाए तो क्या प्रत्येक अवस्था में आयतन समान रहता है? तो प्रत्येक अवस्था में आयतन समान ही रहता है। प्रत्येक अवस्था में आयतन समान ही रहता है। आगे प्रश्न है तीसरा, क्या द्रव का आकार एक समान रहता है? नहीं, द्रव का आकार बर्तन के आकार के अनुसार बदलता है। द्रव को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उड़ेलने पर क्या ये आसानी से बहता है? हाँ, यह आसानी से बहता है। द्रवों में विसरण की दर ठोस से अधिक क्यों होती है? ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्ति स्थान अधिक होता है, इसी कारण द्रवों में विसरण की दर ठोसों से अधिक होती है। उपरोक्त सभी एक्टिविटियों में उपरोक्त क्रियाकलाप में क्या निष्कर्ष निकलता है? कि द्रव का आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है। इन्हें जिस बर्तन में रखा जाता है वह उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। अब पढ़ना है अपने गैसीय अवस्था। आपने कभी उस गुब्बारे वाले पर ध्यान दिया है जो गैस के एक ही सिलेंडर से बहुत सारे गुब्बारे में हवा भरता है? उससे पता लगाएं कि एक सिलेंडर में वह कितने गुब्बारे भरता है। उससे पूछिए कि सिलेंडर में कौन सी गैस होती है। तो इसके लिए एक एक्टिविटी है जिसमें 100 ml के 3 सिरिंज लेते हैं और उनके सिरे को रबड़ व कोरक से बंद कर देते हैं, जैसा कि नीचे चित्र में दिखाया गया है। पहली सिरिंज में हवा रहने देते हैं, दूसरी में जल और तीसरी में चौक के टुकड़े भर देते हैं। अब 3 सिरिंज लिए हैं, पहले वाली सिरिंज में हवा रहने दी, दूसरी वाली में जल भर दिया, तीसरी वाली में चौक के टुकड़े भर दिए। पिस्टन को वापस सिरिंज में लगाएं। सिरिंज में पिस्टन की गतिशीलता आसान करने के लिए उस पर थोड़ी वैसलीन लगा देते हैं। अब पिस्टन को सिरिंज में डालकर संपीड़ित यानी कि दबाने का प्रयास करते हैं। तो क्या देखते हैं इसमें? पिस्टन किस स्थिति में आसानी से भीतर चला जाता है? तो पिस्टन हवा के सिरिंज में रहने पर आसानी से भीतर चला जाता है। इस प्रेक्षण से पता चलता है कि हवा गैसों को ठोसों व द्रव्यों की अपेक्षा अधिक दबाया जा सकता है। इसका अर्थ यह है कि
गैसों की संपीड़ितता अधिक होती है तथा घरों में खाना बनाने के लिए उपयोग में ली जाने वाली गैस एलपीजी होती है या अस्पतालों या हॉस्पिटल में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस होती है। आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में सीएनजी यानी कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस का उपयोग होता है। संपीड़ितता काफ़ी अधिक होने के कारण गैस के अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाला सिलेंडर से संपीड़ित किया जा सकता है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। हमारी नाक तक पहुंचने वाले गंध से बिना रसोई में प्रवेश किए ही हम जान सकते हैं कि क्या पकाया जा रहा है। ये गंध हम तक कैसे पहुंचती है? खाने की गंध के कण वायु में मिल जाते हैं और रसोई से फैलकर हम तक पहुंच जाते हैं। यह गंध के कण और भी दूर जा सकते हैं। पके हुए गर्म खाने की महक हमारे पास तक कुछ ही क्षणों में पहुंच जाती है। इसकी तुलना ठोस एवं द्रवों में विसरण से करते हैं तो कणों का तेज गति और अत्यधिक रिक्त स्थानों के कारण ही गैसों का अन्य गैसों में विसरण बहुत तीव्रता से होता है। अब अपने पढ़ने पाठ्य पुस्तक के प्रश्न जो हैं, पहला प्रश्न है किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। घनत्व द्रव्यमान बटा में आयतन। बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्न को व्यवस्थित करना है। वायु, चिमनी का धुआं, शहद, जल, चोक, रुई और लोहा। इनको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो पहले वायु है, फिर आएगा चिमनी का धुआं, फिर रुई, उसके बाद जल, फिर शहद, फिर चोक, फिर लोहा। फिर दूसरा प्रश्न है पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतर की सारणी बनानी है और बी भाग है इसका, निम्न पर टिप्पणी लिखनी है। दृढ़ता, संपीड़ितता, तरलता, बर्तन के गैस का भरना, गतिज ऊर्जा, आकार एवं घनत्व। पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुण अपने करने हैं। पहला है ठोस। आकार की बात करें तो ठोस का आकार निश्चित होता है, द्रव का आकार अनिश्चित होता है, गैस का आकार भी अनिश्चित है। आयतन की बात करें तो ठोस का आयतन भी निश्चित होता है, द्रव का आयतन निश्चित होता है और गैस का आयतन निश्चित नहीं होता है। ठोस में इन्हें दबाया नहीं जा सकता। द्रव की बात करें तो द्रव उच्च तल से निम्न तल की ओर बहते हैं। फिर गैस की बात करें तो इन्हें दबाया जा सकता है। अब इसके बाद तीसरा पॉइंट है गलनांक और कवथनांक। ये जो ठोस होते हैं इनके गलनांक कवथनांक कमरे के ताप पर अधिक होते हैं, जबकि द्रव की बात करें तो इनके गलनांक कमरे के ताप से कम तथा कवथनांक कमरे के ताप से अधिक होता है। तीसरे में गैस में गलनांक और कवथनांक दोनों ही कक्ष ताप से अधिक होते हैं। चौथा पॉइंट है इन्हें संपीड़ित नहीं किया जा सकता, यानी कि इन्हें दबाया नहीं जा सकता। और द्रव की बात करें तो इन्हें भी संपीड़ित नहीं किया जा सकता, लेकिन गैस इन्हें संपीड़ित किया जा सकता है। पांचवा पॉइंट ठोस में कणों के बीच आकर्षण बल अधिक होता है, जबकि द्रव में कणों के बीच में आकर्षण बल ठोस से कम होता है। गैस में कणों के बीच आकर्षण बल द्रव से कम होता है। उसके बाद विसरण की बात करें तो ठोस में विसरण द्रव तथा गैस से अपेक्षाकृत कम होता है। द्रव में विसरण तीव्र होता है और गैस में सबसे अधिक जो विसरण है सबसे अधिक होता है। प्रश्न 3 कारण बताइए। पहला है गैसें पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखते हैं। दूसरा प्रश्न है गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है। तीसरा प्रश्न है लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है। चौथा वाला इसका डी पार्ट है हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, लेकिन ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ेगा। तो अब पहला प्रश्न है जो उसका आंसर है गैसों के कणों के बीच आकर्षण बल नगण्य होता है। गैस के कण
एक दूसरे से दूर दूर होते हैं और उसमें बहने का गुण होता है, जिससे वह जिस बर्तन में रखे जाते हैं उस पूरे बर्तन में फैल जाते हैं। दूसरा प्रश्न जो है उसमें गैस के अणु तीव्र गति से इधर उधर घूमते रहते हैं और जिस बर्तन में होते हैं उसकी दीवारों से टकराते हैं, जिससे बर्तन की दीवारों पर दबाव डालते हैं। तीसरा, लकड़ी के कण पास पास होते हैं, अत्यधिक बल से जुड़े होते हैं, जिससे उनका आयतन और आकार निश्चित होता है, जो ठोस का गुण है। अतः लकड़ी ठोस है, इसलिए लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है। जो चौथा प्रश्न है, हवा के कणों के बीच आकर्षण बल बहुत कम होता है, लगभग नगण्य होता है, इसलिए हवा के अणु आसानी से काटे जा सकते हैं और हवा में हाथ आसानी से चला सकते हैं, जबकि लकड़ी के कणों के बीच आकर्षण बल अधिक होता है तथा लकड़ी के कण पास पास होते हैं। अतः हाथ चलाने के लिए कराटों में दक्ष होना चाहिए। अब आगे चौथा प्रश्न है, सामान्य ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों का घनत्व कम होता है, लेकिन आपने बर्फ़ के टुकड़े को पानी पर तैरते हुए देखा होगा। पता लगाइए ऐसा क्यों होता है। क्योंकि बर्फ़ का टुकड़ा अपने अधिक आयतन के कारण अपने द्रव्यमान से अधिक पानी हटा देता है, इसलिए बर्फ़ का टुकड़ा पानी पर तैरता रहता है। बर्फ़ का आयतन जल से अधिक होता है। अब बी भाग करते हैं इसमें, दृढ़ता। ठोस पदार्थों के कण आपस में अत्यधिक आकर्षण बल से जुड़े होते हैं, जिससे उसे तोड़ना या दबाना कठिन होता है, इसे दृढ़ता कहते हैं। संपीड़ितता, द्रव्य गैसीय पदार्थों के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है जिसमें हवा भरी होती है, जिससे वह दबाए जा सकते हैं, इस गुण को संपीड़ितता कहते हैं। तरलता, तरलता होता है बहना, पदार्थों के बहने के गुण को तरलता कहते हैं। बर्तन में गैस का भरना, गैसों के बीच काफ़ी रिक्त स्थान होता है, इसलिए इन्हें काफ़ी दबाया जा सकता है। इस प्रकार एक छोटे बर्तन में काफ़ी गैस भरी जा सकती है। आकार, कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है उसे वस्तु का आकार कहते हैं। गतिज ऊर्जा, वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। के यानी कि काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv² होता है, जहाँ m द्रव्यमान होता है, v वस्तु का वेग होता है। इसके बाद है घनत्व। किसी वस्तु के इकाई आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान और अपॉन में होता है आयतन। प्रश्न 3, कारण बताइए। पहला है, गैसें पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखते हैं। दूसरा प्रश्न है, गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है। तीसरा प्रश्न है, लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है। चौथा वाला इसका डी पार्ट है, हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, लेकिन ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ेगा। तो अब पहला प्रश्न है जो उसका आंसर है, गैसों के कणों के बीच आकर्षण बल नगण्य होता है। गैस के कण एक दूसरे से दूर दूर होते हैं और उसमें बहने का गुण होता है, जिससे वह जिस बर्तन में रखे जाते हैं उस पूरे बर्तन में फैल जाते हैं। दूसरा प्रश्न जो है उसमें गैस के अणु तीव्र गति से इधर उधर घूमते रहते हैं और जिस बर्तन में होते हैं उसकी दीवारों से टकराते हैं, जिससे बर्तन की दीवारों पर दबाव डालते हैं। तीसरा, लकड़ी के कण पास पास होते हैं, अत्यधिक बल से जुड़े होते हैं, जिससे उनका आयतन और आकार निश्चित होता है, जो ठोस का गुण है। अतः लकड़ी ठोस है, इसलिए लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है। जो चौथा प्रश्न है, हवा के कणों के बीच आकर्षण बल बहुत कम होता है, लगभग नगण्य होता है, इसलिए हवा के अणु आसानी से काटे जा सकते हैं और हवा में हाथ आसानी से चला सकते हैं, जबकि लकड़ी के कणों के बीच आकर्षण बल अधिक होता है तथा लकड़ी के कण पास पास होते हैं। अतः हाथ चलाने के लिए कराटों में दक्ष होना चाहिए। अब आगे चौथा प्रश्न है, सामान्य ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों का घनत्व कम होता है, लेकिन आपने बर्फ़ के टुकड़े को पानी पर तैरते हुए देखा होगा। पता लगाइए ऐसा क्यों होता है। क्योंकि बर्फ़ का टुकड़ा अपने अधिक आयतन के कारण अपने द्रव्यमान से अधिक पानी हटा देता है, इसलिए बर्फ़ का टुकड़ा पानी पर तैरता रहता है। बर्फ़ का आयतन जल से अधिक होता है। इस पार्ट में अपने पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ की अवस्थाएं, जो 3 अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस, इसके बारे में पढ़ा।
आगे वाले पार्ट में अपने पढ़ेंगे क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है, जिसमें पढ़ेंगे तापमान परिवर्तन का प्रभाव, दाब परिवर्तन का प्रभाव और वाष्पीकरण किसे कहते हैं, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है और उससे संबंधित जो क्वेश्चन आंसर है आगे अपने सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे।